10th मैथमेटिक्स में रियल नंबर वास्तविक संख्या पाठ 36। तो ये पाठ 36 जो है बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी थ्योरी पर आधारित तुम लोग आगे वाला क्वेश्चन पढ़ोगे। साबित करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3, √2, √7 ये सब अपरिमेय संख्या कैसे है, इसको साबित करने के लिए ये तुम लोगों को बेस का काम करेगा। इससे पहले भी बहुत सारी बातें बेस ही है, लेकिन ये लास्ट चीज को समझो। तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होता है? तो धनात्मक पूर्णांक शुरू कहाँ से होता है? शून्य से आगे। गिनती की संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और शून्य से पहले ऋणात्मक पूर्णांक होता है। गिनती की संख्या में माइनस लगा दो तो ऋणात्मक पूर्णांक। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होता है? तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक एक तो चुन लो, माना कि वह धनात्मक पूर्णांक 40 है। तो ये 40 किस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होगा? चलो बोलो, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। इसका गुणनखंड कर दो। जैसे ये 2 से भी विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा। 2 को 20 से गुना करेंगे, होगा ना विभाजित। 4 से होगा 10 आएगा, 4 में 40, 5 से 8 से 10, 20, 40, यानी 3, 2, 5, 2, 7। तो तुम लोग अब ये बतलाओ, 40 को विभाजित करने वाली जो भी संख्याएं हैं उस संख्या को क्या कहते हैं? जैसे 40 को गुना के रूप में तोड़ दो। गुना के रूप में तो हम लोग कई ढंग से तोड़ सकते हैं, जैसे 20 दूनी 40, या 10 चौका 40, या 8 पंचे 40, या हो गया 40 एक 40। ऐसे तोड़ सकते हैं। तो इस ढंग से जो तोड़े हैं, तो 40 को मान लो हम लोग 2 भाग में तोड़े। तो पहला भाग हुआ पहला गुणनखंड, दूसरा भाग हुआ दूसरा गुणनखंड, है ना। कोई कहेगा 12 का गुणनखंड कितना है? तो ये सब बतलाया हुआ टॉपिक है। 12 को गुना के रूप में हम लोग तोड़ेंगे, जितनी संख्या प्राप्त होगी सभी संख्या 12 का गुणनखंड कहलाएगा। जैसे 2 भाग में तोड़ेंगे तो 6 दूनी 12 हुआ ना। तो 6 पहला गुणनखंड कहलाएगा, 2 दूसरा गुणनखंड कहलाएगा। अगर लिखते हैं 3 चौका 12, तो 3 पहला गुणनखंड कहलाएगा, 4 दूसरा गुणनखंड कहलाएगा। लेकिन ये सब कैसा गुणनखंड है? जैसे 12 का ये गुणनखंड है, तो पहली संख्या 6 किस टाइप की संख्या है? भाज्य संख्या है, और 2 अभाज्य संख्या है। दूसरा गुणनखंड में देखो, दूसरे में पहला है अभाज्य गुणनखंड, सॉरी अभाज्य संख्या, दूसरा भाज्य संख्या है। तो किसी भी संख्या को जब हम गुणनखंड के गुना के रूप में खंड खंड करके लिखते हैं, तो प्रत्येक खंड उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है, फैक्टर इंग्लिश होता है। तो 6 12 का पहला गुणनखंड हुआ, 2 12 का दूसरा गुणनखंड कहलाएगा। तो इसी तरह अगर हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में तोड़े 12 को, तो 2 दूनी 4 या 12 होगा ना। ये तीनों संख्या अभाज्य संख्या हो गया। तो क्वेश्चन, अच्छा चलो फल इसी को देखो। जैसे मान लो इसको 6 गुने 2, 6 दूनी 12। तो 12 को
उसका अपना ही गुणनखंड काट सकता है। जैसे 12 का 2 ठो गुणनखंड है, तो 12 को पूर्ण रूप से काटने वाला कौन सी संख्या होगी? 12 का ही गुणनखंड। 12 का गुणनखंड में 6 आता है ना, तो 6 दूनी 12। 12 को 12 में 6 से भाग दो तो 6 इसको काट देता है। दूसरा गुणनखंड है 2, तो 12 में 2 से भाग दो तो 2 भी 12 को पूरा पूरी विभाजित कर देता है, 6 आता है। इसी तरह मान लो हम लोग लेते हैं 4 तिया 12, तो 12 को काटने वाली कौन सी संख्या होगी? तो 12 को काटने वाला संख्या 12 का अपना ही गुणनखंड होता है। जैसे ये 12 का 2 ठो गुणनखंड हुआ तो 12 को 4 काट रहा है, 12 को 3 भी काट रहा है। तो किसी भी संख्या को काटने वाली संख्या कौन सी होती है? तो उसी संख्या का गुणनखंड होता है। ऐसी बात कोई भी उदाहरण तुम लोग लोगे तो पता चलेगा। जैसे ये 40 का गुणनखंड है, तो 40 का गुणनखंड इतना होता है। टोटल सब संख्या इसको काट रहा है, इसका मतलब 2। 40 को इसी मतलब 2 40 का गुणनखंड है, इसीलिए 2 40 को काट रहा है। 4 40 का गुणनखंड है, ये कैसे पता चलेगा? तो अगर ये 4 40 को पूरा पूरी काट दे तब 4 40 का गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। इसी तरह कोई भी संख्या इसमें से देखो तो 20 40 का गुणनखंड है, तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि 20 40 को पूर्ण रूप से काट रहा है। 20 दूनी 40 या 40 40 का गुणनखंड है, तो हाँ है। क्यों? क्योंकि 40 को ये 40 जो है पूर्ण रूप से काट रहा है। बात को समझा? तो कोई भी संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक गिनती की संख्या को कहते हैं। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो तो उसको काटने वाली कौन सी संख्या होगी? तो उसी धनात्मक पूर्णांक का जितना गुणनखंड होगा, किसी भी गुणनखंड से ये 40 काट सकता है। इसके बाद एक सवाल और पैदा होता है, 40 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। ये चारों अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो 40 को उसका गुणनखंड ही 40 का गुणनखंड 4 ठो है, तो ये 4 ठो काटेगा। अब बोलो तो 40 को 60 काटेगा? बोल। क्यों? इसलिए नहीं काटेगा क्योंकि 40 के गुणनखंड में 60 का नामो निशान नहीं है, नहीं आता है। ये 40 को 12 काटेगा? बोलो। इसलिए नहीं काटेगा का अर्थ हुआ ये 40 का 12 गुणनखंड नहीं है। फिर मान लो 40 को 20 काटेगा, तो हाँ इसलिए काटेगा क्योंकि 40 के गुणनखंड में 20 आता है, 20 गुने 2। तो इसका आंसर समझ में आया तुम लोगों को? कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होता है? कोई भी धनात्मक पूर्णांक अपने गुणनखंड से ही विभाजित हो सकता है और किसी अन्य से नहीं। है ना एक लाइन का आंसर? इसको हम लिख देते हैं। जो समझाए हैं इसमें यहाँ तक आराम से समझ जाओगे। लास्ट में है नोट 45। देखो कोई भी धनात्मक पूर्णांक, पंक्ति को खाली याद रखना है, उदाहरण अपने आप आ जाएगा। कोई भी धनात्मक पूर्णांक केवल और केवल अपने गुणनखंड से ही विभाजित होता है, याद रखना। कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है? तो 45 का भाज्य गुणनखंड दिखलाए हैं और भाज्य गुणनखंड। भाज्य गुणनखंड से भी 45 काटता है और अभाज्य गुणनखंड से भी काटता है। एक को स्थिति 1 मान लिए भाज्य गुणनखंड वाला को, अभाज्य वाला को 2। स्थिति 1 एवं 2 से स्पष्ट है कि 45 अपने भाज्य या अभाज्य गुणनखंड से विभाजित होता है। नोट में लिख दिया है 45 7 8
10, 11 आदि से विभाजित नहीं होता है। कारण क्योंकि 7, 8, 10, 11, 45 का गुणनखंड नहीं है। ये पंक्ति खाली याद रखना, तुरंत काम आएगा अगले में, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसको अति आवश्यक, मतलब इस पंक्ति को अति आवश्यक पंक्ति याद रखो। क्वेश्चन नंबर 2, ये थ्योरम है, साबित करे कि यदि p एक अभाज्य संख्या हो, यानी p क्या है? अभाज्य संख्या है। p बराबर अभाज्य संख्या। यदि p एक अभाज्य संख्या हो और a एक धनात्मक पूर्णांक हो, यानी a हो गया धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का अर्थ हो गया गिनती की संख्याएं जो 1 से शुरू होती है। तो पोस्ट में लिख देते हैं, यदि p एक अभाज्य संख्या हो और a एक धनात्मक पूर्णांक हो, तो ऐसी स्थिति में अगर p a स्क्वायर को विभाजित करेगी तो p a को भी विभाजित करेगी। यानी इस थ्योरम का ये कहना है, जो p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब, और a एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक का अर्थ सीधे होता है गिनती की संख्या होनी चाहिए। तो ये p अगर a स्क्वायर को काटेगा, मान लो p हम लोग मान लेते हैं अभाज्य संख्या के रूप में 5 है, खाता है ना, p एक अभाज्य संख्या हो तो 5 कोई भी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 जो भी उदाहरण के रूप में रखना है रख सकती हो। ये धनात्मक पूर्णांक है तो a का मान, गिनती की संख्या मान लो ये 20 है। इस थ्योरम का हम निष्कर्ष बतला देते हैं। इस थ्योरम के अनुसार ये p अगर a स्क्वायर को काटता है तो a बराबर 20, इसीलिए a स्क्वायर बराबर कितना होगा? 20 स्क्वायर नहीं होगा, बराबर के पहले स्क्वायर करेंगे तो बराबर के आगे भी, तो ये 20 स्क्वायर हो गया। 20 स्क्वायर का मतलब 20 गुने 20 हुआ, 400 भी कह सकते हो। 400 नहीं लिखेंगे तो ये 400 ही न हुआ, यानी p बराबर 5 और a स्क्वायर बराबर 20 गुने 20, चलो 400। तो इस थ्योरम के अनुसार बात को समझा ना, कहता है p एक अभाज्य संख्या ले लीजिए और a कोई धनात्मक पूर्णांक लीजिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग p का मान लिए 5, कुछ भी ले सकते हैं जो अभाज्य संख्या हो, और a का मान 20 लिए, तो a का मान 20 लिए, धनात्मक पूर्णांक गिनती की संख्या है, 20 है ना गिनती की संख्या। तो अब प्रश्न में कह रहा है अगर p a का मान 20 तो a स्क्वायर का 400। अगर ये p a स्क्वायर को काटता है, अगर काटता है तब की बात, तो काटता है वास्तव में देख लो, 400 में 5 से भाग देंगे तो 5 8 40, 80 होगा, यानी काट दिया पूरा पूरी। तो प्रश्न के अनुसार p अगर a स्क्वायर को काटता है, यहाँ काट दिया, तो p a को भी काटेगा। a का मान 20 है तो p यानी 5 20 को काट रहा है तो 20/5, 500 का 20, तो बात सही लग रहा है ना। p a स्क्वायर को काटेगा तो p a को भी काटेगा। बात को समझा, उदाहरण से खाली समझते जाओ, थोड़ा समझ जाओगे। अब मान लेते हैं p का मान ले लेते हैं 6, नहीं अभाज्य संख्या लेना है, 6 अभाज्य नहीं हुआ, 7। तो a का मान ले लो ऐसा जो a स्क्वायर को ये p काट दे, यानी
7 जो है यहाँ ऐसा मान लो जो कट जाए, तो ए का मान ले लो 14। तो प्रश्न में कहा है अगर पी ए स्क्वायर को काटता है तो ए स्क्वायर हुआ कितना, 14 गुने 14 196 होता है, या चलो न 14 गुने 14 लिखेंगे तो क्या अंतर पड़ता है, कुछ अंतर नहीं। अब ये थ्योरम के अनुसार अगर ये पी ए स्क्वायर को काटता है, ए स्क्वायर का अर्थ हुआ 14 गुने 14, तो 7 14 गुने 14 को काटता है तो हर हाल में काटता है 14 गुने 14, 7 7 दूनी 14, 14 गुना 28 हुआ। तो P अगर ए स्क्वायर को काटेगा यानी 14 गुने 14 को, तो थ्योरम में है P तब ए को भी काटेगा, 14 गुने 14 को काटता है तो P यानी 7 14 को काटबे करेगा, 14 बटा 7 7 दूनी 14। ये बात सही लग रही है। और उदाहरण देखो, और एक दो उदाहरण ले लो तो ये क्वेश्चन खत्म है, मतलब समझ गया तो इसमें लिखना है मात्र P अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो चलो P को अभाज्य संख्या लो, 3 है अभाज्य संख्या है, तो P ए स्क्वायर को काटता है, तो पहले ए स्क्वायर कब, जब ए होगा तब ए स्क्वायर या ए क्यूब या ए 4, तो ए का मान ले लो 9, इसीलिए ए स्क्वायर बराबर कितना 9 गुने 9 81। तो क्वेश्चन के अनुसार देखो, यदि P ए स्क्वायर को काटता है, अगर काटता है तो पहले देखो काट रहा है, P ए स्क्वायर बराबर 81 है, P का मान 3 है, बोलो कटेगा, हर हाल में कटेगा, 27 की 81, यानी चलो इसको काट दिया, कहने का P ए स्क्वायर को काट रहा है, तो इसका कहना है थ्योरम का P ए को भी काटेगा, तो P का मान 3 ए का मान 9, 9 को 3 काट रहा है ना, 3 या 9, बात को तो लोग समझ गया। तो इसको इसमें इसका उपयोग है, इसी को समझाना था, समझ गया तो अब लिख देते हैं निष्कर्ष। खाली याद रखना, अगर मतलब P होना चाहिए अभाज्य संख्या, ये धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक में अभाज्य संख्या एक एवं स्वयं से कटती है, तो दूसरा अभाज्य पूर्णांक अभाज्य संख्या नहीं लेना, ये भी याद रखना है, समझा बात को। जैसे P का मान अभाज्य संख्या 3 ले लो या कुछ भी लो, अभाज्य संख्या में धनात्मक पूर्णांक 17 लो, 11 लो, 17 17 से कटेगा, 11 11 से कटेगा, तो ऐसा उदाहरण लेना, ये ले सकते हो। हाँ, ये भी देख लो, P अभाज्य संख्या है, इसके बाद एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक तो अभाज्य संख्या भी होता है, जैसे 3 5 2 7 11 13 यहीं तक लिखते हैं। तो P कोई अभाज्य संख्या ले लो, मान लो हम ले लिए 7, उदाहरण दे चुके हैं, इससे बड़ा लो 13, P का मान हो गया 13, 12 + 1। और ये धनात्मक पूर्णांक में भाज्य एवं अभाज्य दोनों तरह की संख्याएं आती हैं, तो ए का मान ले लो 13, इसमें तो नहीं ना है, दोनों नहीं मिलना चाहिए, ये है जो धनात्मक पूर्णांक, 13 तो धनात्मक पूर्णांक है, तो ए हुआ 13, तो ए स्क्वायर क्या हुआ 13 गुने 13 169 होता है, 169 जी। अब कह रहा है यदि P 13 ए स्क्वायर को काटता है, तो यदि एक को भी काटता है तो काटेगा। पहले देख लो 13 गुने 13, तो ये 13 काट रहा है ना, 169 दोगे काट कर 13, ऐसे काटोगे तो ऐसे भी 13, इसका मतलब ये P
ए स्क्वायर को काटता है तो ए को भी काटेगा। तो 13 को 13 तो काट ही रहा है। अब सब तरह का उदाहरण हो गया, जी। इसको लिख दिया जाए। इसको हम लिख दिए हैं। देखो दिया हुआ है कि एक अभाज्य संख्या हो तो p बराबर अभाज्य संख्या तथा a धनात्मक पूर्णांक है। तो a का धनात्मक पूर्णांक है तो a का अभाज्य गुणनखंड p1 गुने p2 गुने p3 गुने p1 ये मान लिए हैं। p1 का मान हो सकता है 2 हो, इसका 3 हो, इसका 5 हो, या ऐसा भी हो सकता है p1 भी 3 तो p2 भी 3। कहने का a का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। a का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा टोटल के गुणनफल का स्क्वायर। इसका प्रसार करोगे एक्सपेंशन तो ये मिलेगा। फिर p1 इंटू p1 सब जगह गुने है। p2 को एक साथ कर दिए, p2 p3 को एक साथ कर दिए, डॉट डॉट pn को एक साथ कर लिए। तो ये तमाम गुणनखंड है ना। तो ये गुणनखंड में से प्रत्येक गुणनखंड ए स्क्वायर को काटेगा। कह रहा है p भी ए स्क्वायर को काट रहा है। तो p इसी गुणनखंड में से कोई एक वैल्यू है। यहाँ लिख दिया है, यहाँ स्पष्ट है कि ये ए स्क्वायर के गुणनखंड है और प्रत्येक गुणनखंड ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। क्योंकि प्रश्न से p ए स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः p भी ए स्क्वायर का ही एक गुणनखंड है। इसी में से किसी का वैल्यू p है। इसको उतार लो। अगले पार्ट से शुरू होगा, साबित करें कि √2 √3 ये सब अपरिमेय संख्या है, ये वाला।